हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी मेल के इसेंशियल और जो पार्ट्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग कंसंट्रेट होके बस सुनिए। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और जो मेल के पास में एसेसरी ग्लैंड्स है उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, जो कि है क्या, टेस्टिस एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल। तो टेस्टिस के बारे में हम लोग बात करें और उसके पूरे डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, वेयर इट इज लोकेटेड, इसके बारे में। तो उसके बाद फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस, अगर इसके शेप एंड साइज का बात करें तो लगभग इसका लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर टेस्टिस का लेंथ होता है और जो विड्थ है, चौड़ाई इसका 2 से 3 सेंटीमीटर। एंड इट इज लोकेटेड इन आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विच इज कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस हमारे बॉडी से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई टेस्टिस इज सिचुएटेड इन आउटसाइड कैविटी। टेस्टिस हमारे बॉडी के अंदर क्यों नहीं है? जब इतने सारे पार्ट हैं, इतने सारे ऑर्गन हैं, तो बॉडी के अंदर क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसका मेन रीजन ये है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लेस देन 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। मतलब जो भी आपका एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे लेस टेम्परेचर, कितना लेस, -2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते किसको है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। आप लोग बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो अब ये जो टेस्टिस है, हमने बोला इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विच इज कॉल्ड स्क्रोटम। क्या बोलते हैं उसको? स्क्रोटम। तो ये स्क्रोटम में क्यों है वो रीजन तो पता चल गया। ठीक है, साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है, वो ये कि जब मेल चाइल्ड, मेल बच्चा मां के यूटेरस में होता है उस समय क्या होता है कि जब बेबी 5 और 6 मंथ का टाइम पीरियड चलते रहता है, आपको पता है ना, बेबी अप्रोक्स 9 मंथ तक यूटेरस में रहते हैं। तो 5 से 6ठे महीना के टाइम पीरियड में टेस्टिस का बनना हमारे बॉडी पार्ट में होता है, एब्डोमिनल वाले सेक्शन में। लेकिन 5 से 6ठे महीना के टाइम पे दिस टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम। मतलब जब बच्चा मां की यूट्रस में है यानी कि गर्भाशय में है, उस टाइम पे टेस्टिस बनता है एब्डोमिनल कैविटी में, यानी एब्डोमेन वाले पार्ट में। लेकिन ये जो टेस्टिस है 5वें 6ठे महीना में ये डिसेंड करता है और मूव करके चला जाता है स्क्रोटल सैक में। तो रेयर कंडीशन है किसी किसी बच्चे का टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में नहीं जा पाता है। मेरा बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कि किसी किसी बच्चे का जो टेस्टिस है वो बना तो एब्डोमेन में, लेकिन वो स्क्रोटम में नहीं जा पाया। तो इसकी वजह से क्या होगा
तो एक डिजीज है, मतलब ये बेसिकली इसी की वजह से कोई फंगल या बैक्टीरियल या कोई पैथोजेनिक डिजीज नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या है, टेस्टिस जब स्क्रोटम में नहीं जा पाया तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। ठीक है, क्रिप्टोरकाइडिज्म मतलब द टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक। टेस्टिस जो है वो फेल हो गया, स्क्रोटल सैक में नहीं जा पाया। ठीक है, तो हम लोग पूरा टेस्टिस का जो डायग्राम है डिटेल वो देखते हैं। सबसे पहले स्क्रोटल सैक के बारे में और स्क्रोटम के बारे में बताएंगे। ठीक है, सो स्क्रोटम जो है वो इस तरीके का सैग लाइक स्ट्रक्चर में है। ठीक है, और इस स्क्रोटम के ऊपर वाले पार्ट पे क्या होगा, एब्डोमेन वाला कैविटी होगा, एब्डोमिनल कैविटी। ये बना है स्क्रोटम और इसके ऊपर में क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। तो आपको बताते हैं ये टेस्टिस का लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग, और ये एब्डोमिनल कैविटी का, ये भी एब्डोमिनल कैविटी का, और ये टेस्टिस का जो लाइनिंग है वो। तो यहां पे आप दोनों साइड में जो पैसेज देखोगे, ठीक है, दोनों साइड में टेस्टिस के जो अटैच रहता है एब्डोमेन से, तो ये स्क्रोटल जो है ना वो आपको यहाँ पे पैसेज दिखाएगा। इस पैसेज को हम लोग बोलते हैं क्या, इंग्यूनल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको, इंग्यूनल कैनाल। इस पैसेज को क्या इसका वर्क है, क्या काम है, अभी हम लोग कुछ टाइम बाद इसको बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये है स्क्रोटम जो हम अभी लाइनिंग कर रहे हैं, और स्क्रोटल सैक, आप अंदर की कैविटी को बोल सकते हैं स्क्रोटल सैक। ठीक है, तो देखो ये जो पूरा स्क्रोटल सैक है ये दो चैम्बर में डिफरेंशिएट हुआ है, दो चैम्बर में बटा हुआ है, और ये दो चैम्बर को बांटने वाला ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम लोग पढ़ते हैं स्क्रोटल सेप्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रोटल सेप्टम। यहां तक क्लियर है। तो ये स्क्रोटल सेप्टम क्या किया, इस पूरे कैविटी को, स्क्रोटल कैविटी को दो चैम्बर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इस दोनों चैम्बर में इस तरीके से ओवल शेप वाला जो टेस्टिस होता है, ओवल शेप वाला वो सिचुएटेड होता है, ओवल शेप वाला टेस्टिस। ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर रहे थे कि बच्चा जब 5वें 6ठे महीना का होता है तो ये बनता है एब्डोमिनल वाले पार्ट में, और 5वां 6ठा महीना में ये टेस्टिस उधर से मूव करके आ जाता है इस स्क्रोटम में। ठीक है, और फिर टिल डेथ आपका ये स्क्रोटम में रहेगा। तो ये जो आया है तो ये ऐसे फ्री नहीं रहता है। ठीक है, मतलब टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक में फ्री नहीं रहता है, ये एक लिगामेंट्स के द्वारा, इसका जो टेस्टिस का जो साइड है ये एक लिगामेंट्स के द्वारा अटैच रहेगा, दोनों टेस्टिस स्क्रोटल सैक से। ठीक है, दोनों टेस्टिस लिगामेंट्स के द्वारा स्क्रोटल सैक से अटैच रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्यूबर्नाकुलम। ठीक है, ग्यूबर्नाकुलम। और ये ग्यूबर्नाकुलम क्या है, तो ये है लिगामेंट जो क्या काम करता है, टेस्टिस को उसके स्क्रोटम से, स्क्रोटल सैक से अटैच करके रखता है। ठीक है, उसके बाद इसके आउटसाइड, इसके सराउंडिंग में यहाँ पे कुछ प्रोटीनेसिस और वाटरी सब्सटेंस भरे हुए रहते हैं दोनों स्क्रोटल सैक में। टेस्टिस के बाहर यहाँ पे कुछ वाटरी सब्सटेंस फिल्ड रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। इस वाटरी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आपने क्लास 9 में डाइवर्सिटी में सिलोम वर्ड पढ़ा होगा। ठीक है, सिलोम वर्ड पढ़ा होगा डाइवर्सिटी में। सिलोम वर्ड का मतलब होता है कैविटी। सिलोम का मतलब क्या है, कैविटी। तो इस सिलोम में से हम ओम को हटाते हैं, ये सील हो गया, और ये वाटरी सब्सटेंस है ना,
तो वाटर के लिए यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रो। क्या लिखते हैं? हाइड्रो। यानी कि जो वाटरी सब्सटेंस है उसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोसील। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोसील। हाँ, जनरली जिनको पता नहीं होता है वो समझते हैं हाइड्रोसील का मतलब ये टेस्टिस है। टेस्टिस नहीं है, ये जो वाटरी सब्सटेंस भरा हुआ है वो है हाइड्रोसील, जो पानी भरा हुआ रहता है, वाटरी सब्सटेंस। क्लियर है? अब क्या होता है तुमको बताते हैं। टेस्टिस ऐसे डिटेल डायग्राम सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो टेस्टिस के इस अपर साइड, पोस्टीरियर साइड से यहां से इस तरीके से डक्ट निकलता है, ये है एपिडिडेमिस, ठीक है। वो इस तरीके से पहले नीचे आएगा एपिडिडेमिस का पाइप, और फिर ऐसा लूप लाइक स्ट्रक्चर यू टर्न बना के, और फिर ये इंग्यूनल कैनाल से बाहर निकलता है, ठीक है। ये इंग्यूनल कैनाल से बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के जाएगा कहां? तो ये सॉरी, बाहर निकल के जाएगा कहां? तो ये बाहर निकल के फिर जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिन वाला ब्लैडर, वहां पे ये ऐसे घूम के स्ट्रक्चर बनाएगा। वो जब लास्ट डायग्राम बनाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट डायग्राम, तो आपको पता चलेगा ये इंग्यूनल कैनाल से, इसमें भी इस तरीके से इंग्यूनल कैनाल से आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा। तो देखो, टेस्टिस से ये जो पाइप निकला है, जो पाइप नीचे तक आया हुआ है यहां तक का, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। और यहां के बाद जो ये पाइप है इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यानी कौन सा पाइप इंग्यूनल कैनाल से निकला है, आप बता सकते हैं? ये जो पाइप निकल रहा है ये कौन सा पाइप है? ये है पाइप वास डिफरेंस। आए समझ में? और ये जो हाइड्रोसील है ये क्यों है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो आपको इसका आंसर मैंने पहले ही बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी ये स्पर्म को बनने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लेस देन 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल बॉडी से। तो ये बॉडी टेम्परेचर को, मतलब इसको, टेस्टिस के और स्क्रोटम के टेम्परेचर को कम करके रखता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो ये था स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम, जिसमें हम आपको ये सारा बात बताए। स्क्रोटल सेप्टम, ये बीच वाले लाइन को बोले, इसको पूरा को बोलते हैं स्क्रोटल कैविटी, अंदर वाले पूरे चेंबर को स्क्रोटल कैविटी। दीज आर द टू टेस्टिस which is attached to a scrotal sac or a scrotal cavity by a ligament called gubernaculum। ये लिगामेंट है। और यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी और टेस्टिस, यहाँ पे गैप रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल, जिधर से वास डिफरेंस बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है, यू टर्न है, वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास बनाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग टेस्टिस में ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, टीएस, और ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद में इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर बना। तो हम लोग अब आगे टेस्टिस का सेक्शन करेंगे, ठीक है। पहले एलएस लॉन्गिट्यूडल सेक्शन, और उसके बाद में टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में टेस्टिस में आपको क्या क्या दिखेगा और कैसे कैसे पार्ट्स होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा ये ओवल शेप का होता है वैसा बना लेते हैं। ये टेस्टिस जो है 2 लेयर से बना हुआ है, जिसमें कि आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस, ठीक है। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनलिस। और इसमें क्या है, इनर लेयर भी है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। इनर लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ठीक है। तो यहां से इस लेयर का नाम दे देते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ठीक है। ये हो गया आपको ट्यूनिका वेजिनलिस। तो 2 लेयर है, आपने देखा कि मैंने कंप्लीट नहीं बनाया इसको। तो वो इसीलिए कि जो इनर लेयर है ना,
वो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 लेयर से बने होते हैं, तो उसमें भी इनर लेयर फोल्डिंग्स में है और कुछ प्रोजेक्शन दे रहा है फोल्डिंग्स वाला, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो यहां भी जो इनर लेयर है ना एल्ब्यूजिना, इसके इस एल्ब्यूजिना के कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके आपको दिखेंगे, फोल्डिंग्स दिखेंगे, ठीक है। और ये दिखेगा कब? सेक्शन करने के बाद। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो इनर लेयर है, इसके फोल्डिंग्स आपको दिखेंगे, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक फोल्डिंग से बना है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना से। और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के जो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स है, तो इस फिंगर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर सेप्टम। टेस्टिकुलर सेप्टम या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, दोनों चीज, टेस्टिकुलर सेप्टम या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना है वो, ठीक है। अब देखिए कि ऐसे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हैं, यानी टेस्टिकुलर सेप्टम और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसकी वजह से बहुत सारे कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो हम बात कर रहे हैं किसका? कंपार्टमेंट का, ठीक है। बहुत सारे कंपार्टमेंट का, बहुत सारे चेंबर का। कंपार्टमेंट किसको पढ़ रहे हैं? तो ये जो आप 2 टेस्टिकुलर सेप्टम देख रहे हैं ना, इसके बीच को हम लोग कंपार्टमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो कि एक टेस्टिस में लगभग 250 to 300 कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस में। तो ये कंपार्टमेंट्स है, उतना पूरा 250 से 300 तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन ऐसा है कि जितना ही बनाएंगे उतना में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 250 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं। और ये कंपार्टमेंट बना किसकी वजह से? टेस्टिकुलर सेप्टम की वजह से। टेस्टिकुलर सेप्टम क्या है? तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो कि सेकेंड लेयर है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो कि सेकेंड लेयर है, इनर लेयर है किसका? टेस्टिस का। इसके इनफोल्डिंग्स की वजह से बना है। अब क्या होता है आपको बताते हैं, ये जितने चेंबर हैं, जितने कंपार्टमेंट हैं, ईच कंपार्टमेंट कंटेन ट्यूबुलर 2 to 3 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर 2 या 3 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हर एक कंपार्टमेंट में होंगे या होते हैं, ठीक है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है हर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 होगा। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं बोलो? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो जितने कंपार्टमेंट हैं, सारे कंपार्टमेंट में 2 to 3 ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब्यूलर। तो जितने कंपार्टमेंट हैं, इस सारे कंपार्टमेंट में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हर एक कंपार्टमेंट में होंगे। और नंबर क्या होगा इसका? 2 to 3 ईच कंपार्टमेंट। अगर मान लो कि टोटल 300 कंपार्टमेंट है और हर एक कंपार्टमेंट में 3-3 है, तो टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दिस ट्यूब्यूल्स आर द एक्चुअल साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि हम लोग आज से जो भी प्रीवियस क्लास में पढ़े, तो उसमें बस पता चला हाँ टेस्टिस में स्पर्म बनता है, टेस्टिस में बनता है, बट एग्जैक्ट बनता कहाँ है? इस ट्यूब में, सेमिनिफेरस ट्यूब में। और यहीं से स्पर्म बनके फाइनली वो डक्ट में आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना लिए। इसके बाद क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो कि ये एक टेस्टिकुलर सेप्टम है और ये दूसरा टेस्टिकुलर सेप्टम है, ठीक है। और इसमें है ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स,
यहाँ तो दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि इस ट्यूब सब के बीच में स्पेस है, बोलो दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, इस ट्यूब सब के बीच में स्पेस है, इसीलिए हम थोड़ा सा इनलार्ज करके यहाँ पे बना दिए। इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, बोलो क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस है और यहाँ पे फ्लूइड भी प्रेजेंट है। ये बात हम इसीलिए बता रहे हैं चूंकि एक सेल का नाम बताएंगे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो इसी में रहता है, इसी फ्लूइड में। और इसमें जो फ्लूइड है इसको हम लोग बोलते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो अब देखिए सारा ट्यूब जैसे ही इस टेस्टिकुलर सेप्टम से ट्यूब बाहर निकला तो सारा ट्यूब इस तरीके से आपस में ज्वाइन होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम पे। इस तरीके से अब आपको दिख रहा होगा ज्वाइनिंग, ठीक है। तो सारा ट्यूब इस तरीके से ज्वाइन होके और फिर अगेन नेटवर्क के लाइक स्ट्रक्चर तैयार करेगा, नेटवर्क के जैसा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ज्वाइंड एंड फॉर्म लाइक दिस स्ट्रक्चर। एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर तैयार किया और इसके बाद अगेन बहुत सारे वो होंगे ना कंपार्टमेंट, तो 250 से 300 सारा कंपार्टमेंट से इसी तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सब निकल के कंपार्टमेंट बनाएगा और जितना भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से डक्ट बनाएगा, पाइप बनाएगा, और जितना भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से डक्ट निकला है सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है और इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर कहोगे यहाँ पे बना के दिखाने के लिए तो हम बना सकते हैं। ये हो गया एक ट्यूब, ये हो गया दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हो गया तीसरा ट्यूब्यूल, ये हो गया मान लो दूसरे चैम्बर का चौथा ट्यूब्यूल। तो सारा ट्यूब इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होंगे आपस में और एक मेन डक्ट बनाएंगे, दिख रहा है। तो ये मेन डक्ट बना और इसी तरीके से और भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मेन डक्ट बना और सब डक्ट आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। हम इसी के बारे में बोल रहे थे, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आपको दिख रहा होगा कि बाहर में यहाँ पे नेटवर्क लग रहा है, जाल की तरह सब पाइप एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम लोग इसको तो बोलते हैं ट्यूब, यानी कि जो पार्ट कंपार्टमेंट के अंदर है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और उसके बाद जो नेटवर्क तैयार कर रहा है दिस नेटवर्क इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस। इसको क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा इस डायग्राम को और आगे लिए चलते हैं। रेटेटेस्टिस, अब रेटेटेस्टिस सब भी सारे कंपार्टमेंट से ज्वाइन होके और पहुंचेगा इस पोस्टीरियर साइड, इस ओपनिंग के पास, ठीक है। तो सारा पाइप इस तरीके से यहाँ पे इस ओपनिंग के पास पहुंचा बाय वेरी 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 थिन कैनाल्स और पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। सारा जो रेटेटेस्टिस है वो सब अगेन ज्वाइन हो के, अरे ऐसा समझो ना, ये एक साइड से पाइप आया, ये दूसरे साइड से, ये तीसरे साइड से, चौथे साइड से, सारा रेटेटेस्टिस आकर के एक जगह पे इस तरीके से ज्वाइन होगा। ये जो लास्ट पार्ट देख रहे हैं हम लोग, जहां पे अब जो टेस्टिस से बाहर निकलने वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं इसको? वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। तो ठीक है, वासा एफ्रेंशिया। अब वासा एफ्रेंशिया के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर का, जो कि यहां से पहले हेड लाइक स्ट्रक्चर में पाइप ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और देखो
कि अगर हम इसको आगे बनाएंगे तो कचरा मच जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। लाइक ये हो गया टेस्टिस, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक, ये हो गया टेस्टिस। और हम लोग बात कर रहे थे पाइप के निकलने का, तो ये हो गया आपका वासा एफरेंशिया, दिख रहा है ना, ये हो गया वासा एफरेंशिया। और इस वासा एफरेंशिया से ऐसे हेड लाइक स्ट्रक्चर में एक पाइप ओरिजिनेट होता है और पहले वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। बोलो क्या? एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस अगेन फिर बस एपिडिडाइमिस यहीं तक है, ठीक है, यहां जो दिख रहा है ना लास्ट सो इसका नाम है एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस बस यहीं तक है। इसके बाद जो ये पाइप ऊपर की तरफ जाता है, और याद करो इससे पहले हम बताए थे इंग्यूनल कैनाल के बारे में, बताए थे ना, तो ये पाइप जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो वास डिफरेंस है ये फिर इंग्यूनल कैनाल से बाहर निकल के एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, और वहां पे जो हमारे ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, वहां से फिर हमारे यूरेथ्रा को ज्वाइन करता है। सो यहां तक समझ में आया। अब हम बताते हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन है विच टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इस ट्यूब में स्पर्म बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये सारा स्पर्म बनने के बाद सबसे पहले इस नेटवर्क में आएगा, इस नेटवर्क को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। फिर सारा रेटेटेस्टिस का स्पर्म आएगा किसमें? वासा एफरेंशिया में। तो सारा स्पर्म यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंचने के बाद आएगा किसमें? एपिडिडाइमिस में। ये है एपिडिडाइमिस का हेड पार्ट, और ये है इसका बॉडी पार्ट एपिडिडाइमिस का। तो हेड पार्ट में कुछ समय के लिए स्पर्म का स्टोरेज होता है। अगर फंक्शन पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, तो आप बोलेंगे इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ स्पर्म। जो भी बनेगा ना तो वो ट्यूब से निकल के वही जाके स्टोर होगा, और बाद में फिर पाइप में आएगा, वास डिफरेंस में आएगा। समझ में आया? तो इतना चीज समझ में आ गया। इस डायग्राम को मिटा रहे हैं, और क्यों मिटा रहे हैं? क्योंकि हमने आपको बता दिया हमने आपको बता दिया कि स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, लेकिन कैसे वो तो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस पाइप का टीएस करेंगे, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो जब पाइप का ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो क्या यहां दिख रहा है? यस, ठीक है। तो देखो ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहे हैं किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। एक चैम्बर में कितने ट्यूब बनाए मैंने? 3। तो चलो 3 पाइप को काटे। तो चलो ये एक कटा हुआ पाइप है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, ये दूसरा, और ये है तीसरा, है ना। और पाइप के बीच में स्पेस है, जिस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अभी नाम बताए थे ना, क्या बोलते हैं बोलो? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है ECF, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, विच इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो है ना ECF है, जो कि चैम्बर में होता है, ठीक है, ट्यूब के बीच सब में होगा। और इसी ECF में कुछ लार्ज इरेगुलर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप इधर भी दिखा सकते हैं, इरेगुलर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस सेल को हम लोग बोलते हैं लेडिग सेल। बोलो क्या? लेडिग सेल। लेडिग सेल। और ये कहाँ होता है? ट्यूब के बाहर, बिटवीन द 2 ट्यूब्स द ECF इज प्रेजेंट। ECF बोलते हैं किसको? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को। और उसी ECF में लेडिग सेल होता है। आगे समझ में? और यही लेडिग सेल का काम क्या है? मेल का जो सेक्स हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करना, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है हार्मोन का? टेस्टोस्टेरोन। ये मेल का सेक्स हार्मोन है ना। आपको बताएंगे
दूसरे लेक्चर में कि ये टेस्टोस्टेरोन कैसे इस सेल से प्रोड्यूस करवाया गया, तो उसके लिए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन है जिसका नाम है LH। बोलो क्या? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके हमारे लेडी सेल को स्टिमुलेट करता है कि आप हार्मोन बनाइए। ठीक है, तो वो LH इसको आके स्टिमुलेट करेगा और तब जाकर के ये टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। बोलो समझ में आ गया? अब क्या बताते हैं, ट्यूब के अंदर में 2 टाइप के सेल होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक लार्ज पिरामिडल शेप होंगे, इस तरीके से पिरामिडल शेप वाला सेल, इस सेल को हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, ये जो सेल हमने बनाया है इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। पिरामिडल शेप का सेल होगा ट्यूब के अंदर, और बाकी के जो स्पेस आप देख रहे हैं इस बीच में होंगे जर्मिनल एपिथेलियम। कौन सा सेल होगा? जोर से बोलो। जर्मिनल एपिथेलियम। तो यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम का सेल है, जर्म सेल है, जो कि स्पर्म बनाने के लिए काफी है। ठीक है, तो यही जर्मिनल एपिथेलियम पहले माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, और माइटोटिकली डिवाइड करके पहले वो नंबर को बढ़ाएगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि जर्म सेल में पहले माइटोटिकली क्यों डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन क्यों होता है, तो वहां बोलेंगे टू इंक्रीज द नंबर और काउंट ऑफ द स्पर्म। तभी तो एक इजैकुलेशन में 250 से 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होगा सेल। तो कहां से इतना आएगा? तो पहले जर्म सेल माइटोटिकली डिवाइड करके नंबर बढ़ाएगा और फाइनली स्पर्म बनाएगा। और स्पर्म बनेगा भी ना, तो जैसे मान लो कि ये वो है सर्टोली सेल, तो स्पर्म बनने के बाद में स्पर्म का जो हेड है वो इस तरीके से डूबा हुआ इम्बेडेड रहेगा। किसमें? सर्टोली सेल के अंदर। सर्टोली सेल का अंदर स्पर्म का जो हेड है वो इम्बेडेड होता है कुछ समय के लिए, क्योंकि उसको नरिशमेंट मिलता है वहां से। ठीक है, सो 2 सेल हो गए। एक का सेल का नाम है जर्म सेल, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म का सेल बनाएगा, और दूसरा सेल है सर्टोली सेल। इसका काम क्या है कि ये जर्म सेल को और स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? और ये है बीच वाला जो खाली स्पेस देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या? ल्यूमेन। इसी ल्यूमेन में स्पर्म प्रोड्यूस होगा, जब पूरा रेडी हो जाएगा बनके, और फिर वो निकल के आएगा पहले रेटे टेस्टिस में, फिर वासा, एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडर्मिस, और फिर उसके बाद वास डिफरेंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, और कंप्लीट डायग्राम अभी बाकी है, क्योंकि आपको तो सेक्शन दिखाया टेस्टिस का। इसके बाद एक फाइनल जो मेन सिस्टम है रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो जो कि आपको दोनों टेस्टिस किस तरीके से along with the glands, seminal vesicle, prostate gland और बलबूथरल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, 3 ही होते हैं, तो ये किस तरीके से कनेक्टेड है और फिर क्या उनका फंक्शन है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।